जगजीत सिंह कहाँ से आ गया है? CSK to ball first यार। CSK to ball first। तो उसी के साथ फ्लो करते जाएंगे, जो आएगा रिकॉर्डेड क्लास से फॉलो कर लेगा। चलिए, तो सॉरी, हाँ, लास्ट टाइम हम इफ एल्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने देखा था कि कैसे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को आपको डिज़ाइन करना है। इज दिस माही जैन विद दिस आईडी? यस सर। ओके, माही लास्ट क्लास में अपलोड नहीं कर पाया, मैं अभी कर दूंगा अपलोड, तो आप उससे फॉलो कर पाएंगे अगर आप वो छूट गई थी आपकी, तो नेटवर्क इशू हुआ होगा तो। और साथ में ये क्लास भी रहेगी, होपफुली इसमें नहीं नेटवर्क इशू होगा, इसको आप फॉलो अलोंग कर लेंगे। हालांकि वही कॉन्सेप्ट अभी कंटिन्यू हो रहा है इफ एल्स का ही, तो अगर आप ये क्लास फॉलो करते हैं तो काफ़ी कुछ आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ना, हालांकि हम इसमें एक और नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे ऑफ फंक्शंस। अभी तक हमने डिसीजन मेकिंग के केसेस अपने प्रोग्राम में देखे कि कैसे आपके पाइथन प्रोग्राम को डिसीजन मेकिंग करनी है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट्स और डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन। यहाँ कंडीशन ज़रूरी है, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका जितनी भी डिसीजन मेकिंग होती है सबके बेसिस पे बस कंडीशंस है, ट्रू और फॉल्स। तो अगर कोई चीज़ ट्रू है तब उस इफ़ या उस एलिफ या उस एल्स के नीचे लिखा हुआ ब्लॉक रन होता है, और अगर वो फॉल्स है तो उसके नीचे लिखा हुआ ब्लॉक रन नहीं होता। इतनी सी सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ ट्रू करने की चीज़ों को बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग एक्सप्रेशन है, अलग अलग कंडीशन है जो ट्रू या फॉल्स में चेंज हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम दो नंबर्स को कंपेयर करें तो उनका आंसर ट्रू या फॉल्स आ सकता है। अब नंबर के कंपैरिजन मल्टीपल तरह से कर सकते हैं। आप लिटरल नंबर्स को लिख सकते हैं, it is allowed, so you can do a check like this: if 9 is greater than 6, okay, then print hello, okay। so इसको अगर हम रन करेंगे तो it will print this statement out, लेकिन अगर इसको उल्टा कर दें हम तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। एंड ऐसे केस में ये if जो है, सॉरी, if जो है वो फॉल्स होने की वजह से नीचे के स्टेटमेंट को प्रोटेक्ट कर लेगा, उसको रन नहीं करने देगा, उस पाथ में हम नहीं जा पाएंगे, ठीक है। सो इफ आई रन दिस, नथिंग विल हैपन, कोई आउटपुट नहीं आएगा, कोई हेलो आपको स्क्रीन पे दिखा हुआ नहीं आएगा। दूसरी तरह का कंपैरिजन आप कर सकते हो एक नंबर और एक वेरिएबल के बीच में। सो यू कैन क्रिएट अ वेरिएबल, कॉल इट नंबर NUM, और उसको यूज कर लो आप अपने प्रोग्राम में। सो ये लिखना ऐसा ही हुआ जैसे आप लिख रहे हो इज 9 ग्रेटर देन इज 6 ग्रेटर देन 9। सो इफ यू रन दिस अगेन, कोई आउटपुट आपको नहीं दिखना चाहिए, बिकॉज 9 छोटा है और 9 बड़ा है और 6 छोटा है, जबकि हमने उल्टा स्टेटमेंट लिख लिखा है। इस नम को हम चेंज कर दें, 3 कर दें, तो अब कंपैरिजन 3 वर्सेस 6 हो रहा है। इस 6 ग्रेटर देन 3, और इस इफ का आंसर ट्रू इवेल्युएट होगा, तो इसलिए हमें नीचे की स्टेटमेंट नजर आएगी। तो इफ एल्स का बेसिक केस ही है ट्रू और फॉल्स को देखना, ओके। एल्स जब हम साथ में लगा देते हैं, एल्स का काम क्या है, ओके। तो एल्स तब रन करता है जब ऊपर की सारी चीजें फॉल्स हो जाएं, तो एल्स रन होता है, ठीक है। द स्टेटमेंट above is false, ये हम एल्स में लिख देते हैं। तो ये एल्स का पार्ट तभी रन होगा जब ये इफ फॉल्स होगा, ठीक है। सो एल्स का काम ये होता है, ऊपर जितने भी इफ एलिफ वगैरह जो कुछ भी लिखे हुए हैं, अगर उन सब की कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स में लिखा हुआ स्टेटमेंट रन होगा। लेकिन आप चाहें तो इसको इसकी के बिना भी प्रोग्राम को चला सकते हैं, ठीक है। आपको एल्स लिखने की ज़रूरत नहीं। ऐसे कई केसेस होंगे जहाँ पे आपको एल्स नहीं लिखना होगा। वो सब आपके प्रोग्राम, क्वेश्चन, किस तरह का प्रॉब्लम है, इस पे डिपेंड करता है। इसके साथ मैंने आपको एक ऑपरेटर समझाया था जिसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, एंड दैट इज
अब आर्ची मेरी आवाज आ रही क्लियर? देखो, नहीं, होपफुली आ रही हो। अ, अब हम एक और ऑपरेटर देखेंगे विच इज़ मॉडुलस ऑपरेटर। मैंने पहले आपको बताया भी था, विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ रिमाइंडर फंक्शन। और ये रिमाइंडर फंक्शन आपके कई काम आता है। फॉर एग्जांपल, यू कैन यूज़ इट टू फाइंड आउट इफ़ अ नंबर इज़ इवन और ऑड। हमने पहले ऐसा केस किया था एक, ठीक है। और कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि कोई नंबर इवन और ऑड है? हम डिवीज़न करके देखते हैं। सो यू मेक अ डिवीज़न लाइक दिस। सो डिवाइड, सपोज हमें 7 को चेक करना है, तो डिवाइड दिस बाय 2, ओके। यू विल डिवाइड इट 3 टाइम्स, सॉरी, एंड 1 विल बी द रिमाइंडर। अगर ये रिमाइंडर 0 आ जाता है, इफ दिस रिमाइंडर इज 0, तब आपका नंबर इवन होगा। और अगर ये रिमाइंडर 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ और आपको रिमाइंडर मिल रहा है 2 से डिवाइड करने पे, देन योर आंसर विल बी ऑड। और इस रिमाइंडर को चेक करने के लिए वी यूज़ द रिमाइंडर फंक्शन। इसको आप प्रिंट में भी यूज़ कर सकते हो लाइक दिस। पहले मैं ये हटा दूँ और आपको रिमाइंडर फंक्शन यूज़ करके दिखाऊं। तो हम एक नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 7, जैसा अभी हमने लिया, ठीक है। एंड हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करने की कोशिश करेंगे नंबर मॉडुलस 2। 2 से डिवाइड करके हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट। गिव मी अ मिनट, आई विल बी बैक इन अ मिनट। सर अब आ ही नहीं रही वॉइस आपकी। एक्चुअली मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, जरा मुझे 1 मिनट दो, मैं 1 मिनट में रिटर्न होता हूँ, इसलिए आवाज नहीं आ रही है। 1 मिनट। ओके, सॉरी, सॉरी फॉर द डिले। हाँ, अब शायद मेरी आवाज़ आ रही हो। ओके, उस समय मैं नहीं बोल रहा था, इसलिए शायद आवाज़ नहीं आ रही होगी। खैर, अ, अगर हम ये मॉडुलस फंक्शन यूज़ करें प्रिंट के अंदर, तो ये एक्चुअली हम 7 को 2 से डिवाइड करके देख रहे हैं यहाँ, और जो उसका रिमाइंडर होगा वो हमें ऑब्टेन होगा इस कैलकुलेशन के बाद। तो 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको 1 मिलेगा। और चूंकि आपने उसको प्रिंट फंक्शन के अंदर यूज़ किया हुआ है, इसलिए वो उसको आप स्क्रीन पे देख पाओगे। सो लेट मी रन दिस, एंड होपफुली द आंसर दैट यू विल गेट हियर इज़ 1। देखो, ये 1 आपको आंसर के फॉर्म में मिल रहा है। अगर हम नंबर को चेंज कर दें, सपोज 6 से डिवाइड करके देखें, 2 से डिवाइड करके, तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। और इसी मॉडुलस फंक्शन को अब आप इफ और एल्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ये चेक करने के लिए कि कोई नंबर इवन है या ऑड है। इस साइड हम वो नंबर लिखते हैं मॉडुलस, ये मॉडुलस ऑपरेटर है, इसको रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं। इसके लेफ्ट साइड में हम वो नंबर लिखते हैं, बड़ा नंबर, जिसको डिविडेंड भी कहा जाता है मैथ में, जिसको आपको डिवाइड करना है। और जिस नंबर से डिवाइड करना है, यानी जिसे डिवाइजर कहते हैं, छोटा नंबर, उसको राइट साइड पे लिखते हैं। और दोनों के डिवीजन का जो रिमाइंडर आएगा, वो हमें इस पूरे ऑपरेशन का आंसर मिलता है। तो हम क्या चेक करेंगे, हम एक इफ स्टेटमेंट बनाएंगे और हम चेक करेंगे कि क्या नंबर को 2 से डिवाइड करने पे
नम मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, क्या वो 0, और याद रहे कि कंपेयर करने के लिए हम डबल इक्वल टू यूज करते थे, तो क्या इस डिवीजन का रिमाइंडर 0 के बराबर है, हम ये चेक कर रहे हैं इफ में। और अगर 0 के बराबर होगा 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर, तो हम प्रिंट कर देंगे यस द नंबर इज इवन। ओके, this number is even, so let me run this program। 6 obviously even number है, 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए, और इस वजह से ये कंडीशन पूरी ट्रू हो जाएगी, और ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इफ के नीचे लिखा हुआ स्टेटमेंट रन करेगा। लेकिन क्या होगा अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए जो हमने ऊपर लिखी है, अगर नंबर को 2 से डिवाइड करने पे 0 रिमाइंडर ना आए, तो क्या होगा? नंबर को चेंज कर देते हैं, जरा 5 कर देते हैं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्रिंट हमने लिख रखा है ये तभी रन करेगा हमारे कोड के हिसाब से जब ये कंडीशन ट्रू है। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो उसके लिए हमने अपने प्रोग्राम में कोई कोड नहीं बना रखा, कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिख रखी, कुछ भी नहीं लिख रखा। तो उसको हैंडल करने के लिए भी हमें कुछ लिखना पड़ेगा कि अगर कोई नंबर इवन नहीं है तो ऑब्वियसली ऑड होगा, तो उसको भी हैंडल करने के लिए हमें कुछ लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अभी जो मैंने जस्ट डिस्कस किया था कि अगर इफ की स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो हम एल्स को यूज करते हैं। सो विल मेक एल्स, और एल्स कब रन होगा? जब ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स कब होगी? जब हमारा नंबर ऑड होगा। इसलिए हम यहाँ पे प्रिंट में लिख देंगे एल्स के अंदर ऑड। तो एक सिंपल हमने एक प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लिया दैट जस्ट टेल्स यू विच नंबर इज इवन एंड विच इज ऑड। अब आप यहाँ पे इसको और थोड़ा इनिशिएटिव बना सकते हो, इंस्टेड ऑफ पुटिंग अ नंबर डायरेक्टली इनटू योर प्रोग्राम, अपने कोड में डायरेक्टली कोई नंबर लिखने की जगह आप नंबर जो है यूजर से भी अपने ले सकते हो। यू कैन राइट अ कोड लाइक दिस, इनपुट आप करवा सकते हो ये नंबर यूजर से। यू कैन पुट अ मैसेज एंटर नंबर। अब हम जो नंबर एंटर करेंगे उसके हिसाब से प्रोग्राम हमें बताएगा कि ये इवन है या ऑड है। सो हम 75 एंटर करते हैं, इट टेल्स अस ऑड। ओके, हम 50 एंटर करते हैं एंड देन इट टेल्स अस इट्स इवन। सो ये इवन और ऑड को चेक करने का प्रोग्राम हो गया। दिस यूज द मॉडुलस फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट, कई जगह आपको इवन और ऑड चेक करना होता है, पर कई जगह कुछ और भी चीज़ें चेक करनी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको चेक करना है कि कोई ईयर लीप है या नहीं है, तो कोई ईयर लीप कब होता है? हर 4th ईयर लीप ईयर होता है, और उसको टेस्ट करने का तरीका ये होता है, तो कॉमन एक जीके का भी क्वेश्चन है। इसको टेस्ट करने का तरीका होता है कि आप उस ईयर को 4 से डिवाइड करके देखते हो, और अगर 4 से वो ईयर डिवाइड हो जाता है पूरी तरह से, रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो आप कहते हो ये लीप ईयर है। जैसे 2000 वाज अ लीप ईयर, और ये भी लीप ईयर है 2020, क्योंकि ये 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। तो इंस्टेड ऑफ चेकिंग द डिवीजन बाय 2, हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोग्राम को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, एंड लेट्स चेक द प्रोग्राम फॉर अ लीप ईयर। एंटर अ ईयर। अब हम यूज़र से ईयर पूछ रहे हैं कि कोई ईयर एंटर करो, ठीक है, और उस ईयर को हम 4 से डिवाइड करके देख रहे हैं कि क्या 4 से डिवीजन करने पे रिमाइंडर 0 आता है। अगर रिमाइंडर 0 आता है 4 से डिवाइड करने पे, तो हम लिखेंगे दिस इज अ लीप ईयर। ओके, और अगर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है ये ईयर, पूरी तरह से 0 रिमाइंडर नहीं आ रहा है, देन यू विल राइट नॉट अ लीप ईयर, not a leap year। Okay, so we can run this। चल जा भाई, एंटर ईयर, करंट ईयर को चेक करते हैं 2020। देखो लीप ईयर, बिकॉज 4 से डिविजिबल है ये। जब हम इफ में आएंगे तो ये ईयर की जगह हमने 2020 सेव कर दिया ईयर में, तो 2020 का डिवीजन 4 से होगा, और रिमाइंडर इसकी जगह आ जाएगा 0। 0 से 0 को कंपेयर किया जाएगा, और दोनों इक्वल होंगे, तो ये इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जिसकी वजह से ये प्रिंट स्टेटमेंट रन करने लगेगी। लेकिन अगर हम कोई ऐसा ईयर एंटर करें जो लीप ईयर नहीं है, फॉर एग्जांपल पिछला ईयर 2019, तो नॉट अ लीप ईयर होगा, बिकॉज अगर हम 2019 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3, और 3 और 0 इक्वल नहीं होते, तो ये इफ की कंडीशन बन जाएगी फॉल्स, और जब ये कंडीशन फॉल्स बन जाती है
तो हम इसके नीचे लिखे हुए स्टेटमेंट को रन नहीं करते, बल्कि एल्स के स्टेटमेंट में आ जाते हैं, वो रन होती है, और वही हमें यहाँ देखो स्क्रीन पे दिख रहा है। तो बिहाइंड द कोड कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन आप कोड में लिखते इतना है, बाकी सारा काम कंप्यूटर आपके लिए कैलकुलेशन का परफॉर्म करता है, डिसीजन मेकिंग का परफॉर्म करता है, लेकिन लॉजिक उसका आपको लिखना पड़ता है कि कौन कौन से रूट्स हैं, क्या क्या उसको आउटपुट करना है, क्या चेक करना है, कंडीशन क्या होगी, वो कंडीशन कौन से नंबर से और किन चीज़ों से बनी हुई है। ठीक है, चलिए इसी तरह से आपके, जैसे मैंने एक प्रोग्राम पहले बनाया था एटीएम के पिन को चेक करने का, इसी तरह के आपके पासवर्ड पे बेस्ड प्रोग्राम होते हैं। आप कोई पासवर्ड इनपुट करते हो और वो पासवर्ड जो स्टोर्ड है ऑलरेडी डेटाबेस में या कंप्यूटर में, उसके अगेंस्ट आपके पासवर्ड को चेक करके देखता है कि आपका पासवर्ड जो आपने एंटर किया है वो स्टोर्ड पासवर्ड के इक्वल है या नहीं। ठीक है, हम भी कुछ ऐसा बना के देखते हैं प्रोग्राम में। ओके, हम क्या करते हैं, एक स्टोर्ड नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, इसमें अपना पासवर्ड स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, मान लो हमारा पासवर्ड है 123456। ठीक, आप प्लीज़ ये पासवर्ड कहीं यूज़ मत करना, कहीं जीमेल वगैरह पे, और कम एटलीस्ट बैंक अकाउंट्स में या फाइनेंशियल किसी ऐप में तो मत ही करना, बिकॉज इट कैन बी इजिली क्रैक्ड। ठीक है, सो इट्स गुड फॉर आर एग्जाम्पल। या न्यूमेरिक क्यों ले रहे हैं, वर्ड्स में ले लेते हैं। लेट्स कॉल इट आर पासवर्ड इज ABCD1234। ओके, ये हमारा पासवर्ड है, ये भी मत रखना। एनीवे, अब हम यूज़र से भी एक पासवर्ड पूछते हैं, वो तो हमारे कंप्यूटर में स्टोर्ड है। ये वाला पासवर्ड जो है, जो ऊपर हमने लिखा, मान लो कंप्यूटर में स्टोर्ड है। स्टोर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि हमने स्टोर्ड लिख रखा है वेरिएबल का नाम, आप कुछ भी रख सकते हो उसका नाम। अब एक पासवर्ड हम यूज़र से मांग लेते हैं। यहाँ आपको इंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका पासवर्ड में देखो टेक्स्ट भी है, कैरेक्टर्स भी है, इन्वर्टेड कॉमा में आपका पासवर्ड सेव्ड है। तो इसको इंट में चेंज कर दोगे तो वो नंबर बन जाएगा, वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इनपुट के थ्रू अपना पासवर्ड मांग सकते हो। सो वी कैन राइट एंटर योर पासवर्ड। राइट, चलिए, सो ये यूज़र को लिखेगा स्क्रीन पे एंटर योर पासवर्ड, और वो जो भी पासवर्ड एंटर करेगा वो इस पासवर्ड नाम के वेरिएबल में सेव हो जाएगा। अब हमें चेक करना है कि हमने जो पासवर्ड एंटर किया है, जो इस पासवर्ड नाम के वेरिएबल में सेव है, और जो पहले से स्टोर्ड पासवर्ड है, दोनों इक्वल है या नहीं है। तो हमें एक इफ स्टेटमेंट बनानी है, उसके अंदर हमें लिखना है जो पासवर्ड हमने एंटर कराया है, इज इट इक्वल टू द स्टोर्ड पासवर्ड, जो ऑलरेडी स्टोर्ड है उसके इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है, अगर ये कंपैरिजन ट्रू होता है, तो हम प्रिंट कर देंगे समथिंग लाइक, कोई मैसेज दिखा देंगे, लॉग इन सक्सेस। ओके, लेकिन अगर ऊपर की कंडीशन ट्रू नहीं होती, इक्वल टू तो उसके लिए एल्स बना लेते हैं। लेट्स राइट समथिंग लाइक प्रिंट लॉग इन फेल्ड, या इनवैलिड पासवर्ड, जो भी आप लिखना चाहें, जो आपको अच्छा लगे। ओके, एंड विल रन दिस, और पहले कोई इनवैलिड पासवर्ड डाल के देखते हैं। ओके, देखो लॉगिन फेल्ड, क्योंकि जब हमने ये पासवर्ड डाला, ये अजीब सा पासवर्ड, ओके, सो पासवर्ड की जगह ये लिखा गया, ये जो हमने अजीब सा पासवर्ड डाला। और स्टोर्ड पासवर्ड में तो ऑलरेडी ये वेरिएबल सेव्ड है, दोनों इक्वल तो है नहीं। टेक्स्ट तब इक्वल होता है जब एग्जैक्टली हर एक करेक्टर एक दूसरे से मैच करे। ऑब्वियसली दोनों पासवर्ड एक जैसे तो है नहीं, तो ये पूरी कंडीशन जो है आपकी इफ वाली, ये क्या बन जाएगी, फॉल्स। और ये कंडीशन अगर फॉल्स बन गई तो एल्स वाली कंडीशन रन होती है, और वही आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, लॉग इन फेल्ड। ओके, लिखा हुआ। लेकिन अगर हम बिल्कुल सही पासवर्ड एंटर करें और दोनों तो का ये कंपेरिजन, केस सेंसिटिव है क्या? क्या क्या हो गया, आपकी आवाज होता क्लियर है। क्लियर नहीं है, फिर से बोलिए। दिया, ये भी केस हाँ सेंसिटिव है। हाँ, ये केस सेंसिटिव है, इट इज केस सेंसिटिव। सो इफ यू राइट समथिंग लाइक सपोज ABCD1234, it will fail, login failed, because capital A, capital B, capital C is not the same as small a, small b, small c. So it's also case sensitive. आपको exactly वैसा ही पासवर्ड डालना पड़ेगा for it to match. So ABCD 1234
जब आप एग्जैक्टली ये पासवर्ड डालोगे तब लिखाएगा लॉगिन सक्सेस। ओके, तो आप सिर्फ नंबर्स को ही नहीं बल्कि टेक्स्ट को भी कंपेयर करके देख सकते हो, उनको इक्वल करके देख सकते हो कि वो इक्वल है या नहीं। और इफ एल्स प्रोग्राम कुछ इसी बेसिस पे, कंपैरिजन के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं कि कोई कंडीशन ट्रू है या नहीं है। अब मान लो हमारे पास दो यूजर्स हैं, ठीक है, और दोनों के पासवर्ड अलग अलग हैं। सो लेट्स कॉल दिस स्टोर्ड 1, ये पहले यूजर का पासवर्ड है, और एक और पासवर्ड है हमारे पास स्टोर्ड 2, और वो कुछ ऐसा है XYZ 0987, ये दूसरा पासवर्ड है। ठीक है, दो पासवर्ड हमने सेव कर रखे हैं, एक फर्स्ट यूजर का है और एक दूसरे यूजर का है। और अगर फर्स्ट यूजर लॉगिन करता है, वो अपना पासवर्ड डालता है, तो हम उसका सामने दिखाएंगे मैसेज वेलकम यूज़र 1, या जो भी उसका नाम होगा वो शो कर देंगे। और अगर सेकंड यूज़र अपना पासवर्ड देता है तो हम उसका नाम दिखा दें, बल्कि लेट्स गिव दिस यूज़र सम नेम। सो दिस इज द पासवर्ड ऑफ दिया एंड सपोज दैट दिस इज द पासवर्ड ऑफ आर्ची। ओके, सो ये आपके पासवर्ड्स हैं, कंप्यूटर में सेव्ड हैं, हमारे डेटाबेस के अंदर सेव है। और अब प्रोग्राम चालू हुआ, प्रोग्राम को नहीं पता कौन यूज़ कर रहा है इस प्रोग्राम को, दिया या आर्ची। इट जस्ट आस्क एंटर योर पासवर्ड, अपना पासवर्ड एंटर करो। सो पासवर्ड उसने एंटर किया। अब हमारे कोड को कुछ ऐसा बनना चाहिए कि बेस्ड ऑन कौन सा पासवर्ड हमें मिला है उसके बेसिस पे हम उस यूज़र को ग्रीट कर पाएँ। तो अगर दिया ने अपना पासवर्ड एंटर किया है तो हमें मैसेज दिखाएं वेलकम दिया, एंड अगर आर्ची ने अपना पासवर्ड एंटर किया है तो हम मैसेज दिखाएं वेलकम आर्ची। और अगर दोनों में से किसी का पासवर्ड नहीं है तो हम शो करें सॉरी इनवैलिड लॉगिन या लॉगिन फेल्ड या समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो हम अपने नीचे के इफ एल्स को अब चेंज कर देंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ऊपर का हमारे प्रोग्राम का लॉजिक भी चेंज हो गया है। तो पहले हम चेक करेंगे, इफ से शुरू करते हैं, तो पहले हम चेक करेंगे कि हमारा जो पासवर्ड हमें मिला है इस वेरिएबल में पासवर्ड में, वो दिया के पासवर्ड के इक्वल है या नहीं। अगर दिया के पासवर्ड के इक्वल है तो हम एक मैसेज दिखाएंगे प्रिंट लॉगिन सक्सेस, और फिर एक और मैसेज दिखा देंगे इसी इफ के अंदर, एंड दैट विल बी वेलकम मैसेज, वेलकम ओके। लेकिन अब हमारे पास एक और कंडीशन है, एंड दैट कंडीशन इज फॉर द अदर पासवर्ड। तो हमें एक और इफ बनाना पड़ेगा, पर आप एक साथ दो इफ नहीं बना सकते एक ही स्टेटमेंट में। तो आप क्या करोगे, ऊपर वाले इफ के साथ ये नीचे की इफ को जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं एलिफ। ओके, एंड एलिफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एल्स एंड इफ। तो यहाँ दोनों काम हो रहे हैं कि अगर ऊपर वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये इसके नीचे वाली जो एलिफ वाली कंडीशन है उसको चेक किया जाएगा कि अगर पासवर्ड दिया का एंटर नहीं है तो इज दिस द पासवर्ड ऑफ आर्ची, ये चेक किया जाएगा। ओके, तो हम ये चेक करेंगे, और अगर आर्ची का पासवर्ड होगा ये तो हम उसको उसको ग्रीट करेंगे, यहाँ पे ये नेम चेंज कर देंगे वैसे। एंड देन अगर दोनों में से किसी का पासवर्ड नहीं होगा, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं होती, ये वाली भी ट्रू नहीं होती, और सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं होती, ठीक है, ऊपर की सारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है, तो उसके लिए हमने कौन सा सीक्वेंस बनाने के लिए कहा था, सिर्फ एल्स लिखना होता है उसके लिए। ठीक है, एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं लिखते। एल्स तब काम करता है जब ऊपर की दोनों कंडीशन या तीनों कंडीशन या जितनी कंडीशन ऊपर इसके लिखी हुई है वो सब फॉल्स हो जाए। ओके, सो ऐसे में हम दिखा देंगे इनवैलिड पासवर्ड। ऑलराइट, चलो अब इसको रन करते हैं प्रोग्राम को। सो पहले हम एक इनवैलिड पासवर्ड ही डाल के देखते हैं। देखो मैसेज आ गया इनवैलिड पासवर्ड, क्यों? बिकॉज ये जो हमने पासवर्ड डाला है पहले इसको कंपेयर किया जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट में, इसको यहाँ रख के देखा जाएगा कि ये पासवर्ड जो दिया का पासवर्ड है उसके इक्वल है क्या, और नहीं है, क्योंकि दिया का जो पासवर्ड है वेरिएबल है उसमें कुछ और स्टोर्ड था, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब इस कैलकुलेशन का रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। और इस कंपैरिजन का रिजल्ट अगर फॉल्स होगा तो इसके नीचे लिखा हुआ दोनों ही प्रिंट स्टेटमेंट रन नहीं करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, अगली लाइन में आ जाएंगे, दूसरी कंडीशन को चेक करेंगे, अगेन यही पासवर्ड चेक करते हैं। तो ये जो पासवर्ड हमने एंटर किया है क्या ये आर्ची के पासवर्ड के इक्वल है? बिल्कुल नहीं, इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी इक्वल नहीं होगी और इसका आंसर भी फॉल्स हो जाएगा।
दीज आर नॉट इक्वल, और ये भी फॉल्स है, तो ये इसके नीचे लिखी हुई स्टेटमेंट भी रन नहीं करेगी। अब आपकी दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो गई और कोई कंडीशन बची नहीं है इसमें, तो आपका एल्स का स्टेटमेंट जो है, जब ऊपर की सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो ये एल्स के अंदर जो लिखा हुआ है वो नज़र आएगा, और वही हमें नज़र भी आया यहाँ पे, इनवैलिड पासवर्ड लिखा हुआ दिखाई दिया। अच्छा, अब सही पासवर्ड डाल देते हैं ज़रा। सो अगर हम इसमें फर्स्ट पासवर्ड डालें ABCD1234, नाउ हमें लॉगिन सक्सेस भी दिख रहा है, और जिसका पासवर्ड है उसको ग्रीट भी किया जा रहा है, तो ये पहली वाली जो इफ स्टेटमेंट है ये ट्रू हो गया, और इसके स्टेटमेंट हमें नज़र आ रहे हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि हम धीरे धीरे जैसे जैसे फॉल्स होते हैं अगले कंडीशन की तरफ हम बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई, जैसे ये वाली इफ वाली ट्रू हो गई कंडीशन, तो इस इफ एल्स में बाकी जितनी कंडीशन है या एल्स है उनको रन नहीं किया जाता, फिर उसमें से कोई भी रन नहीं होगा। सो अगर ये पहला इफ ट्रू हो गया और इसकी प्रिंट स्टेटमेंट को हमने रन किया, तो ये नीचे वाली दो प्रिंट स्टेटमेंट नहीं दिखेंगी और ये लास्ट वाली भी प्रिंट नहीं दिखेगी। ठीक है, सिर्फ जो स्टेटमेंट ट्रू होती है उसी की केसेस को, उसके नीचे लिखे हुए ब्लॉक्स को ही हम रन करते हैं। तो सपोज हम अर्ची वाला पासवर्ड यूज करते हैं, ये XYZ 0987, तो देखो ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं होगी बिकॉज दिस इज नॉट द पासवर्ड फॉर दिया, तो ये मैच नहीं करेंगे, इक्वल नहीं होंगे, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी और ये कुछ रन नहीं होगा, ये कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट रन नहीं होगी। हम फिर दूसरे कंडीशन में आएंगे जहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी, दोनों पासवर्ड मैच कर रहे हैं दूसरे कंडीशन में, तो उसके प्रिंट स्टेटमेंट रन होंगे, और जब एक बार ये रन हो जाएगा तो फिर एल्स को रन करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये इफ एल्स के केसेस हैं। अच्छा, with whatever time we have, let me explain you about functions। लेकिन functions को explain करने से पहले जरा मैं एक और आपको simpler code से related example समझा देता हूँ। पहले हम एक simpler program बना लेते हैं और फिर उसको आपको मैं function में शो करके दिखाता हूँ। सपोज मुझे किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है, ओके, या सपोज मुझे किसी कैसे मैं बताऊं, सर्कल का एरिया निकालना है, ओके। सो लेट मी राइट अ प्रोग्राम फॉर दैट। पहले मैं एक वेरिएबल बना लूंगा रेडियस नाम का, क्योंकि एरिया निकालने के लिए रेडियस की तो ज़रूरत पड़ती है। सो इंट इनपुट, इनपुट इसी तरह कराते हैं, एंटर द रेडियस, ओके। सो हम रेडियस नाम के वेरिएबल में रेडियस को इनपुट करा लेंगे। इसके बाद हम इस पे बेस्ड कैलकुलेशन करेंगे एरिया निकालने के लिए। तो एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया नाम का एक वेरिएबल पहले बना लेंगे एरिया को सेव करने के लिए, आंसर को सेव करने के लिए, और एरिया निकालते हैं हम पाई लेते हैं 3.14 और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इनटू रेडियस। स्क्वायर भी कर सकते हो इसका, या फिर सीधे रेडियस इनटू रेडियस भी लिख सकते हो, क्योंकि स्क्वायर में तो दो बार ही मल्टीप्लाई करना होता है, तो ऐसे भी लिख सकते हो। और फिर एक बार आपका एरिया कैलकुलेट हो गया तो उसको प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट द एरिया इज, ठीक है। एंड हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं, उसके बाद जो एरिया हमने स्टोर किया था, ऊपर सेव किया था, उसको कॉमा के बाद लिखते हैं। अगर इसके अंदर लिख देंगे हम एरिया, तो वो तो एज इट इज लिखा आ जाएगा, जबकि हमें उसकी वैल्यू चाहिए। तो ये तो एक सिंपल प्रोग्राम है, ये तो आप पहले बना भी चुके हैं, ठीक है, इसमें कुछ भी फैंसी नहीं है। सो ये देखो एरिया भी हमें निकल के आ गया। लेकिन अगर मुझे यही चीज़ फिर से करनी हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से रेडियस इनपुट करना होगा, फिर से एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कैलकुलेट करने के बाद फिर से रिजल्ट आउटपुट करना पड़ेगा, और फिर करना हो तीसरी बार तो फिर यही चीज़ मुझे फिर से दोबारा करनी पड़ेगी। मैं एक ही जैसा कोड बार बार लिख रहा हूँ, रिजल्ट क्या होगा, मुझे यही वर्क बार बार करना है। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, सो सपोज मुझे 4 का रेडियस निकालना है, तो 4 से रेडियस आ गया 6, रेडियस का एरिया निकालना है तो 6 रेडियस से एरिया पता चल गया, 10 रेडियस से एरिया कैलकुलेट करना है तो उससे हमने कर लिया। लेकिन हमें सेम कोड 3 बार लिखना पड़ा। अब इस काम को आप आसान कर सकते हो, क्योंकि आप एक ही जैसा काम बार बार कर रहे हो, आप एरिया को ही बार बार कैलकुलेट करके डिस्प्ले कर रहे हो, बस एक चीज़ चेंज हो रही है, वो है आपका रेडियस, ठीक है।
सो इस प्रोग्राम को सिंपलर करने का तरीका है विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। आप ये जो कैलकुलेशन जिसको आप बार बार रिपीट कर रहे हो और ये जो आउटपुट जिसको बार बार रिपीट कर रहे हो, ये दो लाइन, इनको आप फंक्शंस के अंदर यूज कर सकते हैं। अच्छा, नहीं है क्लियर? देखो अभी होपफुली अब क्लियर हो। कभी कभी बीच में नेटवर्क बहुत इश्यू करता है, आजकल क्लाउडी इन्वायरमेंट है और इसमें नेटवर्क हमेशा दिक्कत करता है। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं कि थोड़ा लाउड बोलूं तो आवाज़ आप तक आ जाएगी। अब अगर मुझे ये काम बार बार रिपीटेडली नहीं करना, अगर मुझे ये काम एक ही बार करना है और 3 बार रिजल्ट शो करना है, 3 बार रेडियस इनपुट करना है, तो मैं क्या करूंगा? सो मैं पहले ये सारा कोड हटा देता हूँ। ये रहने देता हूँ, मैं इनपुट का कोड रहने देता हूँ। ओके, और मैं क्या करता हूँ, मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन क्या करते हैं? फंक्शन आपके जैसे वेरिएबल वैल्यूज को स्टोर करके रखते हैं, फंक्शन कोड को स्टोर करके रखते हैं। तो जिस कोड को मुझे बार बार यूज करना है, जिसकी वैल्यू को, जिस कोड को मुझे बार बार चलाना है, जो कैलकुलेशन मुझे बार बार करनी है, वो पूरी कैलकुलेशन लिखने की जगह मैं सिर्फ फंक्शन का नाम लिख दूंगा, तो वो कैलकुलेशन परफॉर्म होने लगेगी। ठीक है, फंक्शंस को कैसे बनाया जाता है पहले उसको हम समझते हैं। तो पहले हम लिखते हैं DEF। डेफ का मतलब होता है डिफाइन। ओके, तो फंक्शंस को डिफाइन करना पड़ता है, तो हम लिखते हैं DEF। देन हम फंक्शन का नाम लिखते हैं, और फंक्शन का नाम कुछ ऐसा होना चाहिए जो फंक्शन में आप जो काम करना चाह रहे हो उससे रिलेटेड कोई चीज़ आप लिखते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करना चाहते थे, तो आप फंक्शन का नाम लिखते कैलकुलेट एरिया। ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हो, फंक्शन का नाम ABCD भी रख सकते हो, बट कुछ ऐसा नाम रखो जो रिलेवेंट हो। तो हमने इस फंक्शन का नाम लिखा कैलकुलेट एरिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फंक्शंस के बाद हमेशा ये दो ऐसे ब्रैकेट्स लगते हैं राउंडेड, जिसके अंदर कुछ लिखा भी हो सकता है और नहीं भी लिखा हो सकता। ठीक है, अभी के लिए हम इसके अंदर कुछ लिख लेते हैं। लेट्स राइट रेडियस इन दिस। ओके, सो हम इसमें एक, हमने रेडियस लिख लिया। ओके, उसके बाद जैसे इफ एल्स में आप कॉलन बनाते हो, वैसे ही फंक्शन का नाम लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखने के बाद आप ये कॉलन बनाते हो। जैसे ही कॉलन बनाओगे और एंटर प्रेस करोगे, आप देखोगे कि ये लाइन यहाँ से छूट गई। ठीक है, इसका मतलब इतना स्पेस छोड़ के आप जो कुछ भी लिखोगे, जो कुछ भी जितना भी कोड लिखोगे, वो सारा कोड इस फंक्शन का पार्ट होगा, आपके मेन प्रोग्राम का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, जो कुछ भी इसके अंदर लिखोगे वो इस फंक्शन का पार्ट होगा। सो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? हमें एरिया कैलकुलेट करना था ना, तो हम एरिया लिखेंगे, उसकी कैलकुलेशन जो हमने नीचे फॉर्मूला लिखा था वही लिखेंगे। सो क्या लिखा था हमने फॉर्मूला? 3.14 इंटू रेडियस इंटू रेडियस, लिख दिया हमने फॉर्मूला। और लिखने के बाद हमें आउटपुट करना है, प्रिंट ओके द एरिया इज, एंड कॉमा लगा के हम एरिया को आउटपुट कर देंगे। अच्छा, पहले रन करके देखते हैं कि इसको रन करने से क्या होता है इस प्रोग्राम को। सो जब हम रन करेंगे इस प्रोग्राम को, पहले तो हम देखेंगे कुछ एरर हो रही है। और कहाँ एरर हो रहा है भाई? एट लाइन, अच्छा यहाँ हमने एक ब्रैकेट मिस कर दिया, सॉरी। जब इसको रन करेंगे इट विल आस्क फॉर अस और रेडियस, हम रेडियस 6 एंटर करेंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। कुछ क्यों नहीं हुआ? जबकि हमने एरिया को कैलकुलेट करने के लिए कोड लिख ही रखा है, तो एरिया क्यों नहीं कैलकुलेट हुआ? रीजन ये है कि ये कोड जो हमने एरिया कैलकुलेट करने के लिए लिखा है, इसको हमने हाइड कर दिया इस फंक्शन के अंदर। अब ये कोड तभी रन होगा जब हम कहेंगे इसको रन करने के लिए, जब हम कहेंगे कि भाई फंक्शन ये कोड जो है इसको रन करो। ओके, सो सपोज मैं लिख दूं कैलकुलेट एरिया, इस फंक्शन का नाम लिखूं, और ये जो रेडियस मैंने इनपुट किया है वो मैं उठा के इस फंक्शन को दे दूं इस ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो क्या होगा? सपोज मैंने रेडियस 6 इनपुट किया, तो ये 6 जब हम इस फंक्शन का नाम लिखेंगे और 6 प्रोवाइड करेंगे, तो 6 यहाँ से कॉपी होके यहाँ पहुँच जाएगा। ओके, और जहाँ जहाँ इस फंक्शन के अंदर रेडियस लिखा है उन सब जगह पे 6 आ जाएगा।
इस 6 के हिसाब से कैलकुलेशन होगी, एरिया कैलकुलेट किया जाएगा और वो प्रिंट कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ नीचे सिर्फ क्या लिखना पड़ा, इस फंक्शन का नाम और जो नंबर इसको देना है कैलकुलेशन करने के लिए, बस वो नंबर लिखना पड़ा। अब मैं कई बार यही सेम नाम लिख सकता हूँ, तो मुझे ये पूरी लाइन ऑफ कोड बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी। सो लेट मी शो यू बाय रनिंग दिस। पहले मैं इसको प्रॉपर कर दूं। ओके, सो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। सो मैंने 6 एंटर किया। जैसे ही मैं 6 एंटर किया मैंने, या 6 नहीं लेते हैं, चलो 7 ले लेते हैं। 7 एंटर किया मैंने, तो 7 क्या हो जाएगा, इस रेडियस में कॉपी हो जाएगा। सॉरी, और इस रेडियस को हमने फिर इस फंक्शन को पास कर दिया। इसको कहते हैं पास करना वैल्यू। ये 7 यहाँ से निकल के, जब हमने इसको इस फंक्शन का नाम लिखा है, यहाँ से निकल के 7 यहाँ पहुँच गया इस जगह पे। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ रेडियस लिखा है सब जगह 7 कॉपी हो जाएगा, और 7 के हिसाब से फिर एरिया कैलकुलेट किया जाएगा और वो एरिया स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया जाएगा। लेट मी रन दिस। देखो 7 जो है वो यहाँ से इस फंक्शन के अंदर पहुँच गया, इस 7 के हिसाब से एरिया कैलकुलेट हुआ और वो प्रिंट हो गया। अब अगर मैं चाहूँ इस कैलकुलेट एरिया को मैं कोई और वैल्यू देना चाहूँ, सपोज लेट मी गिव इट अ वैल्यू ऑफ 10। ओके, तो अब जो कैलकुलेशन होगी दैट विल बी बेस्ड ऑन 10। ऑलराइट, अनफॉर्चुनेटली मैं नेटवर्क का ही इशू है, सॉरी। अगर वॉइस क्लियर नहीं हो रही है तो यू हैव टू वेट फॉर द रिकॉर्डिंग। अगर मैं 10 इसको पास कर दूं एंड इफ आई रन दिस, देन पहले कैलकुलेशन जो हमने रेडियस इनपुट कराया उसके हिसाब से होगी। तो सपोज मैंने 20 रेडियस इनपुट कर दिया, तो 20 के हिसाब से रेडियस एरिया की कैलकुलेशन होगी और एरिया आएगा 1256.0। लेकिन उसके ठीक बाद मैंने फिर से उस फंक्शन को कॉल कर दिया और इस बार उसको वैल्यू मैंने प्रोवाइड की 10। अब क्या होगा, ये कोड फिर से रिपीट हो जाएगा जो मैंने फंक्शन के अंदर लिख रखा है। लेकिन अब रेडियस में 7 की जगह या 20 की जगह ये जो नई वैल्यू मैंने पास की है 10, ये कॉपी हो जाएगी और अब 10 के हिसाब से कैलकुलेशन होगा। तो मैं एक ही कोड को रीयूज कर सकता हूँ मल्टीपल टाइम्स और वैल्यू को बदल बदल के मैं सेंड कर सकता हूँ। तो मैं इस फंक्शन को दोबारा कॉल कर सकता हूँ, दोबारा लिख सकता हूँ, और इस बार मैं 50 वैल्यू इसको सेंड कर सकता हूँ। तो अब 50 पे कैलकुलेशन हो जाएगी। तो पहले तो जब सपोज 7 पे कर लेते हैं कैलकुलेशन। सो 7 से एरिया 153.86 आया, फिर 10 से कैलकुलेशन हुई, उससे एरिया 1314 आया, और फिर 50 से कैलकुलेशन हुई जिससे एरिया 7850 आया। सो फंक्शंस यही काम करते हैं, दे हेल्प यू टू रिपीट द कोड मल्टीपल टाइम्स बिना उतना पूरा कोड लिखे हुए। यू जस्ट हैव टू राइट द नेम ऑफ द फंक्शन एंड इट विल रिपीट द कोड फॉर यू। वो आपके लिए रिपीट कर देगा। ओके, मैं क्लास को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, वैसे 1 मिनट 44 सेकेंड्स बचे हुए हैं। उसका रीज़न ये है कि एक तो वॉइस कुछ जगह पे क्लियर नहीं जा रही है, और वॉइस नहीं जाने की वजह से मैं नहीं चाहता कि मैं बहुत ज़्यादा नए कॉन्सेप्ट्स को अभी आपको समझाने लगूं। इससे फंक्शन से रिलेटेड नहीं, लेकिन इफ़ एल्स से रिलेटेड एक्सरसाइजेज आपको मिल जाएंगी, और फिर हम कल फंक्शंस को और डिटेल में कवर करेंगे, और इफ़ एल्स के कॉन्सेप्ट्स को भी हम आप फंक्शंस के थ्रू ही समझने की कोशिश करेंगे। दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज करके हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। कोई डाउट हो इस क्लास से रिलेटेड तो आप ग्रुप में पूछिए, या मुझसे पर्सनली आप पूछ सकते हैं। मैं एक दो आपको एक्सरसाइजेस दे देता हूँ ग्रुप में इससे रिलेटेड। सर इस वीक हम लोग असाइनमेंट नहीं कर पाएंगे, हम लोगों के यूटीज चल रहे हैं। हाँ, तो एक प्रॉब्लम तो कर सकते हो ना, 5 मिनट भी नहीं लगते उसमें। ठीक है, एक प्रॉब्लम के लिए, एक दो प्रॉब्लम के तो असाइनमेंट कर ही सकते हो। खैर, इसको मैं एंड कर देता हूँ अभी क्लास को।